when light travels obliquely. हाँ obliquely ये वर्ड को मान जाना है obliquely मतलब सीधा सीधा नहीं. जैसे सपोज ये एक मीडियम है, मीडियम 1 और ये एक मीडियम है, मीडियम 2. दो मीडियम को सेपरेट किया है एक इंटरफेस से. इसको बोलता है इंटरफेस. इंटरफेस इसको बोलता है जो सरफेस ने दो मीडियम को सेपरेट करता है. जैसे ऊपर में सपोज एयर है, जैसे पानी है. हम पानी ले आए सपोज ये सैनिटाइजर है ना. यहाँ क्या है? सैनिटाइजर है. यहाँ क्या है? खाली नहीं है, एयर है. ठीक है. ऊपर क्या है? एयर है और नीचे क्या है? सैनिटाइजर है. तो सैनिटाइजर एयर और सैनिटाइजर का बीच में एक सरफेस आएगा क्या? नहीं आएगा. देखो तो आएगा तो आते हैं. एक मतलब एक सरफेस ने क्या करता है? एयर और सैनिटाइजर को सेपरेट करता है. सरफेस क्या सरफेस है? इसके सरफेस. सैनिटाइजर का ये ऊपर का जो सरफेस बना है ना, ऐसा हो जाता है ना, ऐसा हो गया ना. तो ये एक सरफेस है कि नहीं? सरफेस है ना, ये ऊपर का एक सरफेस है. इसका ऊपर एयर है और यहाँ सैनिटाइजर है. ये जो सरफेस है, सरफेस को इंटरफेस बोला जाता है. दिस इज द सरफेस सेपरेटिंग एयर एंड सैनिटाइजर. तो इसको बोला जाता है इंटरफेस. तो हमें दो मीडियम ले लिया. एक मीडियम ये है, एक मीडियम ये है. ये बड़ा मीडियम है, ये बड़ा मीडियम है. ठीक है. तो इन दोनों मीडियम को ये सरफेस ने सेपरेट किया है. तो लाइन अगर ऑब्लिकली जाएगा, सीधा सीधा नहीं, ऐसा नहीं जाएगा, ऐसा नहीं जाएगा. ठीक है. ऐसे ऑब्लिकली आएगा. अगर ऐसे आ गया, अगर ये मीडियम नहीं होता, ये मीडियम नहीं होता तो लाइन कहाँ जाता? ऐसे सीधा जाता. लेकिन अगर ये मीडियम आ गया तो ये लाइन क्या होगा? या तो ऐसे आएगा, बेंड हो जाएगा, नहीं तो ठीक है. वो सीधा सीधा नहीं जाएगा, अपना स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो नहीं करेगा. बीच में और एक मीडियम आ गया तो वो स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो नहीं करेगा. और या तो इसे बेंड होगा टुवर्ड्स द नॉर्मल. ये नॉर्मल है, परपेंडिकुलर लाइन है, तो ये नॉर्मल का टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगा, नहीं तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल. या तो नॉर्मल की तरफ बेंड होगा, नहीं तो नॉर्मल से दूर चला जाएगा, मतलब बेंड हो जाता है. ठीक है. तो ये फिनोमेना को क्या बोला जाता है? रिफ्लेक्शन बोला जाता है. ये रिफ्लेक्शन क्या है? जब लाइट एक मीडियम से दूसरा मीडियम ऑब्लिकली जाएगा, सीधा नहीं, ऑब्लिकली जाएगा, तो क्या होता है? लाइट का डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, लाइट जाने का जो डायरेक्शन था वो क्या होता है? चेंज होता है. ठीक है. डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन इज चेंज एंड दिस phenomenon is called refraction of light. होगा? तो अबे हाँ, ये एक क्लास है, क्लास, और ये है एयर. ठीक है. तो एक रे, ये रेड कलर का जो है वो एक लाइट का रे है. वो ग्लास से, सॉरी एयर से ग्लास में आया है, एयर से आया है ग्लास में. तो वो क्या हुआ? ऑब्लिकली इंसिडेंट हुआ है, इसे आया है. तो रिफ्लेक्शन का बाद क्या हुआ? इसको बोला जाता है नॉर्मल, एन एंड एस. ये नॉर्मल है, एन एंड एस. ये भी
इंसिडेंस, हम रिफ्लेक्शन में जो पढ़ा था वही सेम ही है। जिस पॉइंट में इंसिडेंट हुआ है इस पॉइंट में हमें परपेंडिकुलर का अपवर्ड या जो उसको बोला जाता है नॉर्मल। ठीक है, तो क्या होगा जब इंसिडेंट रे एआर से ग्लास जाएगा तो इंसिडेंट रे रिफ्लेक्शन का बाद ये जो रिफ्लेक्टेड रे है हमरा में जो रे आएगा इसको रिफ्लेक्टेड रे बोला जाएगा। तो रिफ्लेक्टेड रे क्या होगा नॉर्मल का पास जाएगा ऐसे बेंड में। तो ये रास्ता था, इस रास्ता में आना था। ठीक है, अगर ये ग्लास स्लैब नहीं होता तो ये रे कहाँ जाता, सीधा इस रास्ता से निकल जाता। लेकिन क्या हो गया अभी बीच में ग्लास स्लैब आ जाने के कारण केवल ग्लास स्लैब मतलब ये शीशा का टुकड़ा। ठीक है, बाद में हम दिखाएंगे बाद में प्रैक्टिकल है होगा ग्लास स्लैब का। तो ये रे क्या होगा इस रास्ता में नहीं जाके रास्ता चेंज कर देगा, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल की तरफ बेंड हो गया। तो उसका बाद जब आगे दूसरा एंगल मतलब ये साइड से ना ये एक साइड से दूसरा साइड से ये एक साइड से ये एक साइड से, तो ये सरफेस में जब ग्लास में घुसा था तब टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाता। ये सरफेस में क्या होगा फिर ग्लास से एयर ये एयर ना ग्लास से एयर निकल जाएगा। तो निकल जाने में क्या होगा फिर से वो नॉर्मल से दूर चला जाएगा, फिर से एक बार चेंज हो जाएगा। देखो ये रास्ता भी फिर से चेंज हो गया, मतलब जब ग्लास में घुसता है एक मतलब रे ऑफ लाइट तो ग्लास में घुसता है और दो बार अपना डायरेक्शन चेंज करता है। घुसने का समय एक बार चेंज किया और निकल जाने का समय भी एक बार चेंज कर। तो ये इस पोर्शन को लाइट रे का इस पोर्शन को बोला जाता है इंसिडेंट रे, इस पोर्शन को बोला जाता है रिफ्रैक्टेड रे और ये पोर्शन को बोला जाता है इमर्जेंट रे। इमर्जेंट रे, तो इमर्जेंट रे इसको नहीं भूलेगा अगर बीच में और एक ग्लास ले ला गया। ठीक है, और एक अलग सा सपोज पानी दे दिया तो इसको इमर्जेंट रे नहीं बोलेगा, फिर से रिफ्लेक्टेड रे ही हो जाएगा। ठीक है, तो इमर्जेंट रे कब बोला जाता है जब घुसने वाला मीडियम और निकल जाने वाला मीडियम दोनों मीडियम सेम होता है, ये भी एयर है ये भी एयर है, तो ये रे को इमर्जेंट रे बोला जाता है। तो ये इमर्जेंट रे निकल गया। अभी देखो इंटरेस्टिंग चीज क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस। ठीक है, एंगल ऑफ इमर्जेंस और एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम होता है, इक्वल होता है। ठीक है, आई इज इक्वल टू ई, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ई। ठीक है, और इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे का डायरेक्शन, ये जो इंसिडेंट रे है ना इसका डायरेक्शन और इमर्जेंट रे इन दोनों का डायरेक्शन क्या होता है पैरेलल होता है। ठीक है, ये इंसिडेंट रे का डायरेक्शन अगर ग्लास तक नहीं होता तो ये रे सीधा सीधा इस डायरेक्शन में चला जाता है, इट इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। और ये है इमर्जेंट रे, ये दोनों क्या होगा पैरेलल होगा। तो अगर हम कुछ नाम दे दिया सपोज ए बी सी एंड डी और इसका नाम अगर हम ई रख दिया तो क्या हो जाएगा बी पैरेलल टू सी, बी पैरेलल टू सी। ठीक है, तो ये क्लास में प्राइमरी कंडीशन। ठीक है, तो उसके ऊपर भी और ये आई और आर का रिलेशन है। ठीक है, आई और आर का रिलेशन है, हम अभी डिस्कस करेंगे, पहले इसको स्लो कर देते हैं। देखो अगर ये एयर है ये ग्लास है, अगर इधर वाटर ले लिया पानी ले लिया तो ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगा। ठीक है, अगर इधर पानी ले लिया तो ये एंगल अलग हो जाएगा। ठीक है, तो आई इज इक्वल टू ई तब होगा जब क्या है पहले का फर्स्ट मीडियम और थर्ड मीडियम दोनों सेम मीडियम होगा, ये भी एयर है ये भी एयर है, तब ये पॉसिबल है। और अलग अलग मीडियम हो गया तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट आएगा ये तो कंडीशन सिंपल कंडीशन है और यहाँ से हम क्या करेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, जैसे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन था ऐसे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भी है। ठीक है, तो हम अभी इनके लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन,
लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है? पहला लॉ है द इंसिडेंट रे, ये द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल प्लेन at point of incidence and incidence और lie in the same plane में होगा। कैसे होगा? प्लेन मतलब जैसे ये प्लेन है कि सरफेस प्लेन सरफेस, ठीक है। तो ये तीनों एक ही सरफेस में रहेगा, एक ही प्लेन सरफेस में रहेगा। ये ग्लास स्लेब ऐसे रहेगा, अगर हम बोर्ड में प्लेस कर दिया, ग्लास स्लेब क्या होगा? बोर्ड से ऐसे ऐसे रहेगा, बोर्ड का अंदर से बाहर तक ऐसे रहेगा टुकड़ा। ईट जैसा एक टुकड़ा हम इधर लगा दिया तो कैसे रहेगा? ईट को एक ईट ब्रिक इधर ऐसे लगा दिया तो कैसे हो जाएगा? ऐसे कर देगा ना। तो सपोज ग्लास का हमने ईट बना लिया तो उसको ग्लास स्लेब बोला जाता है, ठीक है। ग्लास का एक ईट जैसा बना दिया तो उसको बोला जाएगा ग्लास स्लेब। तो ग्लास स्लेब को हम इधर लगा दिया ऐसे, तो ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे तीनों कहाँ रहेगा? बोर्ड में रहेगा। बोर्ड इज अ प्लेन, है कि नहीं? बोर्ड इज अ प्लेन, तो ये तीनों कहाँ रहेगा? एक ही प्लेन में रहेगा। तो ये फर्स्ट वन, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। नंबर 2 जो है वो इसको बोला जाता है स्नेल्स लॉ। स्नेल एक साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है। स्नेल ने इसको ये लॉ को दिया था। तो स्नेल्स लॉ क्या है? द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन है, एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, साइन r, साइन है डिवाइडेड बाय साइन r इज ए कांस्टेंट। तो ये साइन क्या से है? साइन क्या से है? तो साइन एक्चुअली ये सब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बोला जाता है, ठीक है। सपोज हमें एक ट्रायंगल ले लिया, एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया। साइन है, साइन इज अ रेशियो बिटवीन द साइड्स ऑफ ए टू साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। सपोज हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया ए बी सी, ठीक है। तो ये एंगल है सपोज थीटा, होगा। तो अगर हम थीटा को सेम रखते हैं, ये थीटा को हम सेम रखेंगे, एंगल सेम रख के ये ट्रायंगल को हम बढ़ाना चाहेंगे या छोटा करना चाहेंगे, बड़ा करना चाहेंगे या छोटा करना चाहेंगे, तो क्या होगा? ए बी को अपना मर्जी से लंबा कर सकूंगा कि नहीं सकूंगा? बड़ा करेगा तो सकेगा। ए बी को हम अपना मर्जी से लंबा कर दिया यहाँ तक, ठीक है, लंबा कर दिया। लेकिन क्या होगा? एंगल सेम रहेगा, तो ये इसको भी हम बढ़ा दिया तो ये क्या हो गया? ये भी बड़ा हो गया। लेकिन ये हमारा मर्जी इधर बढ़ा गया है, इधर नहीं पहुंचा, पहुंचा कि नहीं पहुंचा? अगर पहुंच गया इधर में तो क्या हो गया? ये भी बड़ा हो गया, ए सी भी बड़ा हो गया। तो ए बी को हम जब बड़ा कर देंगे, ए सी भी ए डैश सी डैश, देखो ए बी को हम बड़ा कर दिया ए डैश तक, ए डैश बी बन गया। लेकिन साथ साथ ए डैश सी डैश, ए सी भी बड़ा हो गया और बी सी भी बड़ा हो गया। ये भी बढ़ गया, ये भी बढ़ गया और ये भी बढ़ गया, तीनों बढ़ गया। लेकिन तीनों ऐसे आर्बिट्रेरीली नहीं बढ़ता है, ठीक है, आर्बिट्रेरीली नहीं बढ़ता है। एक इन लोगों का बीच में क्या होता है? रेशियो होता है, एक हिसाब नहीं बढ़ सकता। एक फिक्स एंगल के लिए अगर ये एंगल को हम फिक्स करके रख दिया, तो फिक्स करके रख के एक ट्रायंगल को हम बढ़ाना या छोटा करना चाहेंगे, तो ये ट्रायंगल का जो साइड्स है ना, वो साइड्स मर्जी नहीं बढ़ा सकता। वो क्या होगा? एक रेशियो से ही बढ़ेगा और एक रेशियो से ही घटेगा। तो ये साइड्स का जो रेशियो है, रेशियो को बोला जाता है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या है? इट इज द रेशियो बिटवीन टू साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। Right angle triangle. Trigonometric ratios are the ratios between two sides, any two sides, लेकिन अलग-अलग साइड का अलग-अलग नाम है। Two sides of a right angle triangle.
अभी अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, तो ये कौन सा एंगल को हम फिक्स रखा है, ये एंगल को फिक्स रखा है, देखिए एक एंगल फिक्स रखा तो बाकी एंगल भी फिक्स हो जाएगा, क्योंकि ये 90 डिग्री है, ये थीटा है, ये हमेशा 90 माइनस थीटा ही रहेगा, ठीक है। तो एंगल को हम फिक्स रख दिया, लेकिन साइड को हम बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं, लेकिन साइड हमेशा एक रेशियो मेंटेन करके ही बढ़ेगा या घटेगा। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे 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 मत करो। हाँ भाई नहीं आया बोलो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है, अगर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल को राइट एंगल ट्रायंगल का एंगल्स को फिक्स रखेंगे, ठीक है, ये थीटा है, ये 90 डिग्री है और ये 90 माइनस थीटा है, होगा कि नहीं, ये 30 डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री हो गया, 90 माइनस 30 इक्वल 60 हो गया। तो इन तीनों एंगल को हम फिक्स रखेंगे और क्या करेंगे, साइड्स को हम बड़ा या छोटा करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, साइड्स जो है एक रेशियो मेंटेन करके ट्रायंगल बड़ा होगा या छोटा, एक रेशियो मेंटेन होगा, ठीक है। और ये रेशियो को बोला जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। अगर हम ये थीटा को, ये एंगल को कंसीडर किया, ठीक है, एक एंगल को कंसीडर करना पड़ेगा, तो विद रेस्पेक्ट टू सम एंगल, किसी एक एंगल को फिक्स रखना पड़ता है, तो हम ये एंगल को फिक्स रख दिया, थीटा को फिक्स रख दिया, ठीक है। तो थीटा को फिक्स रख लिया तो ये ट्रायंगल का साइड्स का अलग-अलग नाम होगा, ये थीटा का, ये एंगल का एकदम ठीक सामने जो साइड होगा उसका नाम होता है परपेंडिकुलर, पी, परपेंडिकुलर। थीटा का जस्ट अपोजिट साइड का नाम होता है, अपोजिट शॉर्टेस्ट साइड का नाम होता है परपेंडिकुलर, ठीक है, पी। थीटा का साथ जो शॉर्टेस्ट साइड, शॉर्ट साइड जो लगा हुआ है उसका नाम होता है बेस, और थीटा का साथ जो लंबा साइड लगा हुआ है होता है उसका नाम होता है हाइपोटेन्यूज, ठीक है, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेन्यूज। अभी परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज इन दोनों का जो रेशियो है उसको बोला जाता है साइन थीटा इज इक्वल टू p by s। Sin is a ratio with respect to this angle. Sin is a ratio with respect to this angle is what? It is the ratio between perpendicular and hypotenuse, ठीक है। तो हम ये थीटा क्यों लिखा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर, अगर थीटा ये हो गया तो परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, ये थीटा को सेंस कर देना, ये थीटा इधर से इधर ले लिया तो क्या परपेंडिकुलर क्या है, एंगल का ठीक सामने जो होता है वो परपेंडिकुलर है, तो एंगल ये हो गया तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, लेकिन एंगल अगर ये हो गया परपेंडिकुलर कौन सा होगा, ये होगा। तो इसलिए हम ये एंगल का नाम लिख दिया है, कौन सा एंगल से कैलकुलेट किया है, ये एंगल से। तो ये एंगल से अगर कैलकुलेट करेंगे तो परपेंडिकुलर ये होगा, हाइपोटेन्यूज ये होगा, तो इन दोनों का रेशियो को बोला जाएगा साइन ऑफ दिस साइन, ठीक है। तो cos थीटा क्या होता है, it is the ratio between base and hypotenuse, cos theta is equal to p by h, ठीक है, p by h, and tan theta is equal to, tan theta क्या है, it is the ratio between perpendicular and base, p by b, ठीक है। So trigonometric ratios are the ratios between two sides of a triangle। ये एंगल का रेशियो नहीं है, ठीक है, किसका रेशियो है, साइड्स का रेशियो, एक राइट एंगल ट्रायंगल का साइड्स का रेशियो, ठीक है, रेशियो का नाम है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो का नाम है साइन थीटा, साइन बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो का नाम है cos, कोसाइन रेशियो, फुल नाम है कोसाइन, इसको बोला जाता है साइन, इसको बोला जाता है कोसाइन, और इसका नाम है टेंजेंट, हम शॉर्ट फॉर्म में टेन लिखते हैं, तो टेंजेंट है। ये साइन का नाम ऐसा है, नहीं साइन है, जो शॉर्ट फॉर्म में साइन लिख देते हैं, साइन में सिन हो जाता है, और cos को एक्चुअली फुल नेम है कोसाइन, हम शॉर्ट फॉर्म में
ठीक है। तो ये सब क्या है, सम रेशियो है, रेशियो बिटवीन टू साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है। तो अभी ये साइन ऑफ द एंगल आई, एंगल आई का अगर ये ट्रायंगल बना दिया है, इसका जो साइन बनेगा ना, साइन रेशियो बन जाएगा ना, ये और हमने ट्रायंगल बना दिया है, तो रेशियो होगा कि नहीं, परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगा। तो ये साइन ऑफ द एंगल आई डिवाइडेड बाय साइन ऑफ द एंगल आर। ये और एक ट्रायंगल बनाते हैं, तो ये इसमें भी साइन ऑफ ट्रायंगल आर बन जाएगा, साइन ऑफ एंगल आर, इसका भी साइन आ जाएगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर डायरेक्शन हाइपोटेन्यूज। तो इन दोनों का रेशियो साइन ऑफ द एंगल आई डिवाइडेड बाय साइन ऑफ द एंगल आर, ये रेशियो क्या होता है, हमेशा एक कांस्टेंट होता है। लेकिन हमेशा कांस्टेंट कब होगा, अगर कलर फिक्स रहेगा। रेड कलर के लिए जो कांस्टेंट निकलेगा, ग्रीन कलर के लिए वो कांस्टेंट नहीं होगा। ठीक है। जो वैल्यू रेड कलर के लिए इसका जो वैल्यू निकलेगा ना, वो ग्रीन कलर के लिए नहीं भी हो सकता है। तो पहला बात क्या होगा, ये कांस्टेंट होगा तब जब कलर सेम रहेगा, लाइट का कलर सेम रहेगा। और दूसरा बात क्या है, गिवन पेयर ऑफ मीडिया, ये पेयर हमेशा सेम होना पड़ेगा, एयर और ग्लास। एयर और ग्लास के लिए जो निकलेगा कांस्टेंट, वो एयर और वाटर के लिए नहीं होगा। ठीक है। हम सेम एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, साइन आई डिवाइड बाय साइन आर पढ़ेंगे। ग्लास के लिए जो कांस्टेंट जो वैल्यू निकलेगा, साइन आई डिवाइड बाय साइन आर का एक वैल्यू निकलेगा, जैसे 1.5 1.3 ऐसा कुछ वैल्यू निकलेगा। वो वैल्यू ग्लास का जगह में पानी डाल दिया तो वो वैल्यू सेम नहीं होगी। समझ में आया कि नहीं है? ठीक है। ये साइन आई बाय साइन आर इक्वल कांस्टेंट, ये कंडीशन है, ये हमेशा कांस्टेंट नहीं होता है। ये कांस्टेंट किसके लिए होता है, पहला बात लाइट का कलर फिक्स रखना पड़ेगा, सेम कलर ही होना पड़ेगा। ठीक है। हम रेड कलर लेके पहले एक्सपेरिमेंट किया, नेक्स्ट भी रेड कलर लेके ही करना पड़ेगा, लाइट का कलर सेम रखना पड़ेगा। दूसरा बात क्या है, ये पेयर भी दो मीडियम सेम मीडियम लेके करना पड़ेगा। एयर और ग्लास लेके क्या है, जो वैल्यू निकालेगा, ग्लास का जगह पानी डाल दिया तो वैल्यू अलग हो जाएगा। ठीक है। तो पानी का जगह फिर से हम वैक्स, पैराफिन वैक्स डाल दिया तो वो भी वैल्यू अलग हो जाएगा। तो अलग अलग मीडियम के लिए वैल्यू, ये कांस्टेंट का वैल्यू भी अलग अलग है। ये एक्चुअली कांस्टेंट होने से डायरेक्ट ऐसा कांस्टेंट जैसे लाइट का वेलोसिटी इज ए कांस्टेंट इन न्यूटन की पावर, और यूनिवर्सल कांस्टेंट, लेकिन वो भी मीडियम में चेंज हो जाता है। कांस्टेंट जो होता है ना, जैसे 1 इज ए कांस्टेंट, 1 मतलब 1, 2 इज ए कांस्टेंट, 2 मतलब 2, ये सब यूनिवर्सल कांस्टेंट है। हमेशा सब जगह में 2 का मतलब 2 ही रहेगा, है कि नहीं? लेकिन ये सब जो कांस्टेंट है, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है। एक पार्टिकुलर मीडियम के लिए कांस्टेंट है, एक पार्टिकुलर मटेरियल के कांस्टेंट के लिए कांस्टेंट है। दूसरा मटेरियल डाल दिया तो उसका वैल्यू भी चेंज हो जाएगा। ठीक है। ये कांस्टेंट यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं होगा। तो ये जो है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, तो ठीक से समझना है। और यहाँ से बाकी हमारा नेक्स्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शुरू होगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो हमें क्या पता था, साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट है। ठीक है। ये कांस्टेंट को बोला जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्टिव मीडियम। मीडियम था ना, जो मीडियम था, यहाँ से लाइट आया था और यहाँ रिफ्रैक्ट हो गया था। ये मीडियम 1 था, ये मीडियम 2 था। तो ये आई, ये आर, साइन आई बाय साइन आर होने से क्या मिलता है, सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलता है। ठीक है। साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर होने से जिस मीडियम में ये रिफ्रैक्टिंग एंगल है, आर जिस मीडियम में है, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलता है। ठीक है। जो कांस्टेंट मिलता है ना, साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर, जो कांस्टेंट मिलता है, इस कांस्टेंट को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला जाता है। ठीक है। इसका नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्टिव मीडियम। ये मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ये लिखा गया है रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस
to the sine of the angle of refraction is called the refractive index of the refracting medium. ये medium refracting medium, जिस medium में angle of refraction है, refracted rays इस medium में है, वो medium with respect to the medium of incidence, जिस medium में incident light है, जिस medium में refracted light है, ये refracted ray है कि नहीं? ये रिफ्लेक्टेड रे जिस मीडियम में है, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला जाता है, याद रखना है ना। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है? जिस मीडियम में रिफ्रैक्टेड लाइट, रिफ्रैक्टेड रे जिस मीडियम में है, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला जाता है। ठीक है, फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं मिलता होगा, तो ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेफिनेशन। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दो प्रकार का होता है इसको। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दो प्रकार का होता है। पहला क्या है? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम। दो मीडियम क्या है? बार-बार वही ग्लास स्लिप का कांसेप्ट आता ही होगा। दो मीडियम क्या था? तो यहाँ से यहाँ गया था, ये मीडियम 1 था, ये मीडियम 2 था। ठीक है, टू रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। हमेशा हम रिफ्रैक्टिंग मीडियम का ही निकालता है, बार-बार वही बोल रहा हूँ, याद रखता है। जिस मीडियम में रिफ्लेक्टेड रे होगा, इस मीडियम का ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला जाएगा। इंसिडेंट रे जिस मीडियम में होगा, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला नहीं जाता है। ठीक है, जिस मीडियम में रिफ्लेक्टेड रे होगा, इस मीडियम का ही रिफ्रैक्टिव क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला जाता है। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ हमेशा सेकंड मीडियम होगा। सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज द रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। तो इसको बोला जाता है n/1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम with respect to first medium, n/1। ठीक है, is equal to speed of light in v1 मतलब speed of light in first medium divided by speed of light in second medium। तो ये हो गया रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और ये भी एक्चुअली रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही है, क्योंकि हम कैसा लिया, इस कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द रिफ्रैक्टिंग मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द मीडियम ऑफ इंसिडेंस। ये वर्ड जब आता है ना, विद रिस्पेक्ट टू दैट, ये जो लाइन आता है ना, तो ये सब रिलेटिव होता है। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू आ गया, तो ये भी विद रिस्पेक्ट टू आ गया, विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम is the ratio between the speed of light in the first medium and the speed of light in the second medium। इसको बोला जाता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो सेकेंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम बोला जाता है। तुम लोगों को अगर ये पूछा गया तो व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम, ठीक है, किसी भी एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, उनमें से हम लोग ये देखते हैं कि इट कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड टू द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। इधर क्या था? सेम ही इस फॉर्मूला को ही इधर यूज किया गया है। इधर क्या था? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज द स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। अगर फर्स्ट मीडियम वैक्यूम हो गया, फर्स्ट मीडियम कोई मीडियम नहीं, वैक्यूम मतलब कोई मीडियम नहीं है, नथिंग। ठीक है, तो फर्स्ट मीडियम टू मीडियम ले ले, फर्स्ट मीडियम सेकंड मीडियम, तो ये अगर कुछ मटेरियल मीडियम हो तो क्या मिलेगा हमें? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और इस मीडियम में वैक्यूम होगा, कुछ नहीं होगा, वैक्यूम होगा, तो हमें क्या मिलेगा? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। समझ में आया? दो मीडियम तो होना ही पड़ेगा, दो मीडियम तो होना ही पड़ेगा। अगर फर्स्ट मीडियम एक मीडियम होगा, जैसे ग्लास, वाटर, ऐसा कुछ मीडियम होगा, और सेकेंड मीडियम भी एक मटेरियल मीडियम होगा, तो सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिलेटिव
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम बोला जाता है, ठीक है, M21, ठीक है, अगर दोनों मटेरियल मीडियम होगा तो। लेकिन फर्स्ट मीडियम अगर मटेरियल मीडियम नहीं होगा, फर्स्ट मीडियम अगर वैक्यूम होगा, वैक्यूम का मतलब क्या है, खाली खाली है, कुछ नहीं, या तो एयर होगा, एयर होने से भी लिया जाता है, क्योंकि एयर में और वैक्यूम में लाइट का स्पीड ऑलमोस्ट सेम है, ऐसा लिया जाता है। लेकिन एक्चुअली क्या होना चाहिए, वैक्यूम होना चाहिए। तो अगर फर्स्ट मीडियम में क्या होगा, कुछ नहीं होगा, वैक्यूम होगा, तो सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम ऑफ द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम बोला जाता है, ठीक है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, इट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, ठीक है। रिलेटिव में क्या था, it is the refractive index of second medium with respect to first medium, और absolute refractive index में क्या है, it is the refractive index of the medium with respect to vacuum। फर्स्ट मीडियम क्या होगा, वैक्यूम होगा, तो वैक्यूम में लाइट का स्पीड को c से लिखा जाता है, इधर v1 लिखा था, मीडियम में v से लिखा जाता है और वैक्यूम में c से लिखा जाता है। c का मतलब है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो अगर v1 का जगह में हम c लिख दिया, v2 का जगह में हम v लिख दिया, v मतलब मीडियम का जो मीडियम में जो लाइट का स्पीड, तो इसको बोला जाएगा, ये रेशियो को बोला जाएगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम और सिंपली द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, ठीक है। तो किसी भी एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, द रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, ठीक है, क्लियर, समझ में आया। तो इसको कभी कभी इट इज आल्सो कॉल्ड क्या है, डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी भी बोला जाता है, ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ द मीडियम का ऑप्टिकल डेंसिटी भी